आज हम पढ़ने आ रहे हैं पवार वंश के बारे में। पवार वंश जो कि उत्तराखंड में एक काफ़ी पुराना टाइम पे स्थित रहा था, जो कि हिस्ट्री थी हमारे उत्तराखंड की। तो मैं शुरुआत सीधा कनक पाल से करूँगा, बाकी प्रीवियस हमें जानने की इतनी ज़रूरत नहीं कि कौन उसका पहला स्थापक था, ये सब था, कैसे शुरू हुआ, क्या। हाँ, थोड़ा सा ये मैं बताना चाहूँगा कि हमें पवार वंश था, इसके हिस्टोरिकल इवेंट्स या हिस्टोरिकल जो वो कहेंगे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हमें मिले थे, वो कैसे मिले थे। तो कुछ जैसे अभिलेख बोलते हैं इनको, जैसे कुछ हमें अभिलेख मिले, ताम्रपात्र मिले, पत्थरों पर उनके नाम गड़े हुए मिले। ताम्रपात्र होते हैं कॉपर प्लेटिंग, वो हमें मिली। उससे हमने पता लगाया कि हमें पवार वंश या परमार वंश के बारे में हमें थोड़ा सोर्सेज उनके मिले। साहित्य के बारे में अगर हम बताएं तो मानवोदय काव्य, जो कि एक भारत कवि थे, उन्होंने लिखी थी। मानसा राजा थे। मानसा के टाइम पे ये राजा जो थे, उनके भवन में यह रहते थे। सभासार कुल सुदर्शन शाह राजा पवार वंश के जो थे, उनके सुदर्शन शाह थे, उन्होंने सभासार में यह बताया। रामायण प्रदीप जो कि मेघाकार शर्मा ने लिखी, उनके उसमें थोड़ा पता लगा। गणराज वंश जो कि मौला राम ने लिखी। तो इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अगर जो बच्चे यूके पीसीएस या यूके पीएससी के उसमें अभी एग्ज़ाम्स देने चाहते हैं, तो वो अच्छे से इसको डीपली एक बार पढ़ें। और कुछ मुस्लिम साहित्य के बारे में भी, जैसे हमें पवार वंश का पता लगता है, जैसे जहांगीर नामा हो गया, शाहजहाँ नामा, तारिक ए बदायूनी और महासिर उल उमरा, जो कि जिनको अब्दुल कादिर भी कहा जाता था, महासिर उल उमरा को। तो इनके इसमें भी हमें, जो इन्होंने लिखी थी अपनी साहित्य किताबें, जो उसमें भी हमें पता लगा पवार वंश के बारे में, क्योंकि इनका मुग़लों के साथ काफ़ी संबंध थे इनके, तो रहता था। कुछ वंशावलियाँ भी हमने देखी। वंशावलियाँ मतलब इनका वंश की पूरी शुरुआत स्टार्टिंग टू एंड की अगर बात करूँ, तो वंशावलियों के बारे में भी कुछ हमें हिस्टोरियंस बताते हैं। जैसे एक हाइविक नाम के थे, जिनको हार्डविक के नाम से भी कहते हैं। उन्होंने इनका सीक्वेंस ऑर्डर बताया कि इनके वंश के सीक्वेंस ऑर्डर क्या था। एक मौला राम थे, उन्होंने बताया। बैकेट थे, उन्होंने बताया। एटकिंसन ने बताया। विलियमसन और हरिकृष्ण रतोड़ी ये थे। तो इन्होंने कुछ हमें इनके बारे में बताया कि कैसे कैसे ये किया करते थे, सीक्वेंस वाइज बताएं। अब कुछ संस्थापक की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले जो संस्थापक इनके वैसे तो बोले गए हैं वो कनक पाल, लेकिन कुछ मानते हैं अजय पाल को भी। अब अजय पाल को हम नहीं ले रहे हैं। पहले क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि जो अजय पाल थे वो 36वें राजा थे, और कनक पाल जो राजा थे पवार वंश के, उनके बारे में हमें उनसे पहले कई ताम्रपात्र में मिला। तो हम कनक पाल को इनका पवार वंश का पहला राजा मानते हैं। तो पवार वंश के जो कनक पाल थे, वो पहले शासक इनमें रहे, और ऐसा माना जाता है कि 888 ईसा पूर्व या में यह गद्दी पर बैठे। लेकिन अजय रावत की जो किताब है, उसमें यह बोला जाता है कि 688 ईसा पूर्व में रहे। तो जो आयोग है वो ऐसे क्वेश्चंस को पहली बार देता नहीं है। अगर मान लीजिए उन्होंने ऐसे क्वेश्चन दे भी दिए, तो वो ऑप्शन एक ही रखेगा, या तो 888 रखेगा या 1688 रखेगा, इसी के बीच में रखेगा। कभी वो दो ऑप्शन नहीं देगा। तो ये सोर्सेज भी अब बिल्कुल सही तो नहीं है, बट एटलीस्ट अगर कभी क्वेश्चंस आ गए या कभी पूछा गया, तो फिर इसी के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। अब जो कनक पाल थे, वो बेसिकली सबसे पहले, अब कहीं से तो आया होगा कनक पाल भी, तो उनके बारे में ऐसा बोला है कि वो धार नगरी यानी कि मालवा गुजरात से आया था। ठीक है, वहाँ से आया था। और यह मानना है, कुछ मानते हैं कि गुर्जर देश से आया था, यानी कि राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र साइड से आया था। लेकिन ऐसा, अब इसके पीछे भी कुछ एक सीक्वेंशियल लॉ लगाया गया है, कि एक छोटी सी, मतलब एक लॉजिकल रीजनिंग बनाई गई है कि गढ़वाल में गणेश भगवान जी को बहुत मानते हैं। तो खोलिका गणेशा करके आपने कई बार सुना होगा, कि कई उनके पवाड़ों में बोला जाता है, सॉरी पवाड़ों में तो नहीं, कई गानों में या फिर भजनों में, सब भजन जो होते हैं उनमें बोला जाता है खोलिका गणेशा। तो ऐसा है कि गढ़वाल में जो घर होते हैं, घरों के दरवाज़ों के ऊपर गणेश जी की मूर्ति या गणेश जी के स्टिकर वगैरह काफ़ी देखने को मिलते हैं। अब उसमें जो गणेश जी की जो मूर्तियाँ होती है गढ़वाल साइड में, वो गणेश जी की जो सूंड होती है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड पर होती है। बट अगर आप नॉर्थ साइड में, अगर आप ऊपर जाएंगे या फिर साउथ की तरफ यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब उड़ीसा साइड में, वेस्ट बंगाल साइड में,
और हमारे दिल्ली साइड में और उत्तराखंड के गढ़वाल वाले रीजन को छोड़ के कुमाऊँ साइड में और ऊपर जम्मू साइड में, जहाँ पे भी जाएंगे आप वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो गणेश जी की मूर्ति है वो लेफ्ट साइड को होती है। बट पवार वंश के अंदर यह बोला गया है कि जो कनकपाल जहाँ से आए उन साइडों में भी, यानी महाराष्ट्र गुजरात वगैरह साइडों में भी जो गणेश जी की मूर्ति होती है वह राइट साइड को उनकी सूंड की डायरेक्शन होती है। तो इन्हीं से हमें थोड़ा ये पता लगा कि हो सकता है कि कनकपाल वगैरह जो जितने जो वंशी जो थे ये पवार वंशी, ये सब वहाँ से सीख कर आए हों और उन्होंने यहाँ पे ऐसा बनाया हो मूर्तियाँ वगैरह जो गणेश जी की थी। ठीक है। टिहरी से भी एक पुराना दरबार करके एक वो था वहाँ पे परमार वंश ने, जिसमें गणेश जी की मूर्ति की जो सूंड थी वो राइट हैंड साइड में देखने को मिली। एक पुराना दरबार करके एक जगह है, कुछ वहाँ पे किला टाइप है, छोटा सा मंदिर है जो पुराना, तो वहाँ पे भी यही देखने को मिला। और एक जो आदि बद्री है वो भी देखा गया कि राजस्थान के जैसा मंदिर गढ़वाल में देखने को मिला। गढ़वाल के एंशियंट एंड मॉडर्न बुक जो कि पिता पातीराम ने लिखी है उसमें भी कई ऐसे उल्लेख यही मिले हैं। और गढ़वाल की दिवगंत विभूतियाँ जो कि भक्त दर्शन ने लिखी हैं उनके बारे में। अब मैं अगर बात करूँ आगे तो उत्तरकाशी में एक विश्वनाथ और परशुराम मंदिर भी है जहाँ पर इनकी वंशावलियों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे माना जाता है प्रदीप शाह से लेकर सुदर्शन शाह तक के नाम यहाँ पे मिले गए हैं। अब पवाड़ों में भी इनकी कई वीर गाथाएँ हमें सुनने को मिलती हैं, जैसे माधो सिंह हो गए, तिलू रौतेली हो गए और जीतू बगड़वाली हो गए। इनके बारे में भी काफ़ी, जब पवाड़े होते हैं तो वहाँ पे इनका काफ़ी नाम यहाँ पे प्रसिद्ध होता है और लिया जाता है। अब अगर मैं बात करूँ तो सबसे, ये तो कनकपाल के बारे में थोड़ा पता लग गया, कनकपाल इनके ही सबसे पहले राजा जो बोले गए हैं, इनके बारे में इतने ही सोर्सेज हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास इनके सोर्सेज नहीं हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं अजय पाल के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रतापी राजा माने गए हैं और 37वें नंबर पे ये राजगद्दी पर यहाँ पे बैठे। 1490 से 1519 के आसपास बैठे, बट ये प्रमाणित नहीं है। ठीक है, सोर्सेज प्रमाणित नहीं है, लेकिन माना जाता है। कई किताबें पढ़ के मैंने किताबों में भी पढ़ा, अजय पाल की बुक में पढ़ी और कई ऐसे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने बताया। तो 37वें राजा थे ये, 52 गढ़ों को इन्होंने विजित किया था। महान राजा ये माने गए गढ़वाल के। यह गद्दी पर बैठते हैं जब राजधानी को चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ की ओर को कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, चांदपुर गढ़, सबसे पहले जो राजधानी थी वो चांदपुर गढ़ थी, उसके बाद ये देवलगढ़ इसको लेके आए। देवलगढ़ के बाद इन्होंने शिफ्ट करी इसको श्रीनगर। अभी क्यों करी श्रीनगर इन तरफ शिफ्ट, इसलिए करी क्योंकि पवार वंशों का वहाँ से चल रहा था इन पे आक्रमण, उधर से डोटी लोगों के नेपाल साइड से आक्रमण चल रहा था। तो इसी वजह से पवार वंश और ये जो उनके आसपास के एरियाज़ में जो थे, इनकी बॉर्डर लाइन पे ये जो देवलगढ़ चांदपुर थे आ रहे, तो धीरे धीरे इसलिए उन्होंने श्रीनगर की तरफ शिफ्ट किया। अब मानोदय काव्य, जो कि मैंने आपको अभी बताया, जो मानोदय काव्य था, ठीक है, जिसमें हमें पवार वंशों के बारे में थोड़ा उल्लेख मिलता है, तो उसमें भी यह बोला गया है कि जो अजय पाल को कई उपाधियाँ दी गई थी, जैसे युधिष्ठिर उनको बोला गया, कुबेर उनको बोला गया, भीम बोला गया, कृष्ण बोला गया और इंद्र बोला गया। अब इसके पीछे लॉजिक थोड़ा अगर हम देखें खुद से, तो युधिष्ठिर क्यों बोला हुआ कि धर्म गुरु मानते थे, धर्म के गुरु थे वो, तो उनको अजय पाल को धर्म गुरु के नाम से माना। कुबेर मतलब धनवान भी काफ़ी थे, भीम मतलब शक्तिशाली भी काफ़ी थे, कृष्ण मतलब लीला रचने वाले, यानी कि रणनीतियों में वो अगर हम देखा जाए तो अजय पाल जो थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिहीन थे। इंद्र मतलब क्रोधित वगैरह और काफ़ी क्रोधित कह सकते हैं कि वो काफ़ी क्रोध वाले इंसान भी थे और काफ़ी शांत इंसान भी थे। तो इन नामों से इनको सम्मानित किया गया है। अब जो अजय पाल के जब उनका शासक चल रहा था उस दौरान पे अगर पूछते हैं, मान लीजिए अगर पूछा कि अजय पाल के शासक के दौरान कौन से चंद शासक का लगातार आक्रमण हो रहा था पवार वंशों पर, तो वह किसने करा था, कीर्ति चंद जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे अजय पाल पर। क्वेश्चन एक और उठता है कि किस शासक ने देवलगढ़ में एक राजभवन राजप्रसाद की स्थापना करके अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा की, तो वह अजय पाल ने करी। यानी कि जो इनकी कुल देवी थी वो कौन थी,
राज राजेश्वरी, जो कि हम सुनते भी हैं कि राज राजेश्वरी यात्रा भी यहाँ पे निकलती है, जो कि वहाँ पे निकलती है गढ़वाल साइड में। 280 से 290 किलोमीटर की है यात्रा होती है, जो कि हर 12 साल में वहाँ पे मनाई जाती है। ऐसा बोलते हैं कि माँ पार्वती जो थी, माँ पार्वती की बहन मानी जाती है जो नंदा देवी, तो उनकी है, हाँ नंदा देवी की निकलती, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, उन्हीं की निकलती है। तो उनको माँ पार्वती की उनकी बहन माना जाता है। तो वो बोलते हैं कि 12 साल तक वो अपने मायके में ही रुके थे, तो उनको ससुराल अपने उनके छोड़ने के लिए जब लेके जाते हैं, होमकुंड साहिब तक लेके जाते हैं उन्हें, गढ़वाल के किसी गांव से होमकुंड साहिब तक उनको लेके जाते हैं, जो कि 200 उस गांव से लेके वहाँ तक की 280 से 290 किलोमीटर के आसपास एक पैदल यात्रा होती है और 20 दिन में पूरी करनी होती है। तो लेकर जाते हैं, तो बोलते हैं कि वह अपने ससुराल जब गई 12 साल बाद, तो उनको सम्मानित करने के लिए वो यात्रा की जाती है, तो उनको छोड़ने के लिए गए वहाँ के लोग। ठीक है। अब गढ़वाल का अशोक भी कहा गया है किसको? अजयपाल को। क्यों कहा गया है? क्योंकि कलिंग का युद्ध जब हुआ था, जिसमें अशोका जो थे, उन्होंने क्या किया था, कलिंग के युद्ध में उन्होंने कई मारकाट जब देखी, कई लोगों को मारा, तो वह क्या हो गए, वह उन्होंने मतलब ये मानी कि उन्होंने ये बोला उसके बाद कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, और उन्होंने क्या कर दिया, तलवार का देह त्याग कर दिया। ठीक है, तलवार छोड़ दी। ऐसे ही अजयपाल ने जब 52 गढ़ों को जीता, 52 गढ़ों को जीतने के बाद उसने युद्ध नीति छोड़ दी, उसने बोला आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब अजयपाल जो थे वह गोरखनाथ पंथ से जुड़े हुए थे, गोरखनाथ पंथ से जुड़े, बाद में नाथ पंथ भी बुलाता है जिसको। अजयपाल को गोरखनाथ में 84 सिद्धों की सिद्ध पीठों से भी सम्मानित या फिर माना गया है। कुछ अन्य नाम अजयपाल के जैसे आदिनाथ, आदिगुरु के नाम से भी बोला गया है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक कफ्फू चौहान जो थे वो है 52 जो गढ़ थे, 52 गढ़ों में से एक उपगढ़ के जो एक शासक थे, तो उसमें भी कफ्फू चौहान को भी पवाड़ों के बीच में शामिल किया था, तो उसी में कफ्फू चौहान के साथ अजयपाल का नाम भी लिया जाता है। हमें सत्यनाथ भैरव गोरजा मंदिर का रिपेयरमेंट यानी जीर्णोद्धार कहते हैं उसको, यह भी अजयपाल ने किया। ठीक है। श्रीनगर में कालिका देवी मठ का निर्माण किया, देवलगढ़ में भवन का एक निर्माण किया, जो कि भूकंप के कारण नष्ट हो गया था 1803 में। समाज के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक प्रथा चलाई थी, जिसको सरोला ब्राह्मण के नाम से प्रथा। अब इसमें ऐसा होता था कि जो खाना बनाने वाले होते थे वहाँ पे, वो खाना बनाने वाले जो होते थे वो बेसिकली वहाँ पे उनके हाथ का हर कोई नहीं खा सकता था, ब्राह्मण नहीं खा सकता था। ठीक है। तो इन्होंने एक सरोला ब्राह्मण की वहाँ पे निकाली कि अब कोई भी खाना अगर बनाएगा तो वो नॉर्मली उनके हाथ से खा सकता है। तो सरोला ब्राह्मण वहाँ पे खाना बनाते थे और उनके हाथ से कोई भी खा सकता था। अब यहाँ पे कुछ अजयपाल के द्वारा यहाँ पे कुछ मेजरमेंट मतलब कि नापने की, ये इसलिए बोल रहा हूँ नापने का क्योंकि वो हमें मिली गई हैं, वो सोर्सेज हमें मिले गए हैं अजयपाल के बारे में। तो ये सोर्सेज मिले कि मेजरमेंट करने का तरीका, जैसे जिसको बोलते थे धूती पाथा। ठीक है। और साबरी मंत्र मतलब जो होते हैं वो कुछ तंत्र मंत्र से रिलेटेड होता है, उसमें भी अजयपाल की चर्चा बहुत ज़्यादा की गई है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे सहजपाल के बारे में। ठीक है। सहजपाल के बारे में क्यों करेंगे तुरंत हम बात, बीच में और भी कल्याण शाह, सुंदरपाल, हंसदेव, विजयपाल और भी कई आते हैं, लेकिन इनके बारे में हमें कुछ सोर्सेज के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है। अब क्यों नहीं पता होगा, इसके पीछे रीज़न होंगे, क्या पता उनकी मृत्यु जल्दी हो गई हो, या वो अपने ताम्रपात्र उन्होंने लिखवाए ही ना हो, उनके कोई उल्लेख ही ना मिले, उनका कोई कुछ आगे मिला ही ना हो, तो नहीं मिला। तो सहजपाल के बारे में हमारे पास कुछ सोर्सेज, कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो कि 42nd शासक रहा पवार वंश का। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मानोदय काव्य रामायण प्रदीप, जो कि मानोदय काव्य 1600 ईसा पूर्व में, और जो रामायण प्रदीप थी 1750 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। तो ये बताते हैं कि सहजपाल अजयपाल का पुत्र था। सहजपाल के शासन के समय रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद जो थे वह कौन थे, वह चंदवंशी शासक थे उस वक्त। तो यह जो था यह मुगल शासक, तब मुगल शासक वहाँ पे कौन था दिल्ली में, अकबर था। ये हम पूछे जाते हैं क्वेश्चन कई बार कि सहजपाल के समय दिल्ली का मुगल सल्तनत पर कौन बैठा था।
यानी कौन शासक कर रहा था, तो अकबर कर रहे थे। अब हुसैन खां की जो टुकड़ियों के बार बार शिवालिक के एरियाज़ में बार बार छापेदारी की। अब हुसैन खां कौन था, इसके अकबर के दरबार में था, जो कि कहाँ आया, शिवालिक वाले एरियाज़ में। शिवालिक पता होगा आपको, शिवालिक हमारे हिमालयाज़ के सबसे लेसर हिमालयाज़ इनको बुलाते हैं, सबसे शुरुआती, जैसे कि नैनीताल वगैरह, ये सब शिवालिक हिमालयाज़ मान रहे थे देखिए स्टार्टिंग में। तो हुसैन खां वहाँ पे क्या था, अपनी टुकड़ियाँ बार बार शिवालिक के एरियाज़ में ला रहा था और छापेदारी कर रहा था। तो अकबर का एक अन्वेषक दल गंगा नदी के उद्गम का पता लगाने को, अन्वेषक दल मतलब उसने एक दल को भेजा जिसने बताया कि गंगा का क्या लगाओ, गंगा का उद्गम स्रोत बताओ कि कहाँ से गंगा निकलती है। उस वक्त भी सहजपाल ही शासन कर रहा था पवार वंश पे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे ये चीज़ रखी है। अभिलेख में बताया जाता है, अभिलेख बताया जाता है कि कुछ 2 या 5 अभिलेख इनके मिले हैं, कंफर्म नहीं है, देवप्रिया के रघुनाथ मंदिर में मिले। तो इनके बारे में हमारे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। अब एक पढ़ते हैं हम बलभद्र शाह। बलभद्र शाह के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से बुलाता है कि शाह की उपाधि को धारण करना शुरू किया। किसने, पवार वंशों में शाह की उपाधि को धारण करना शुरू करा। कहाँ से, बलभद्र शाह के बाद। ठीक है, भक्त दर्शन जी की किताब में यह कहा गया है, भक्त दर्शन जी की किताब है, उसमें कहा गया है कि उत्तराधिकार का युद्ध होता है औरंगजेब। उत्तराधिकार का मैंने बताया, मतलब उत्तराधिकार का एक युद्ध है जिसमें मुगलों में, जिसमें कई शासक बैठने को तैयार रहते हैं, लेकिन उसमें औरंगजेब जीत जाते हैं। और उसके बाद जो दारा शिकोह, दारा शिकोह कौन है, दारा शिकोह जो है वो औरंगजेब का भाई है। औरंगजेब का वो भागता हुआ बलभद्र शाह के वहाँ श्रीनगर में आता है, और बलभद्र शाह द्वारा सिखों को क्या होता है, बलभद्र शाह उसमें औरंगजेब को वापस कर देता है, जिससे औरंगजेब बलभद्र शाह को शाह की उपाधि देता है। ऐसा मानना है, इस पे आप ज़्यादा गौर ना करिए, ठीक है। यह मानना है कि पूरा ये मतलब पूरा सच नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये हुई थी कि ग्वालदम, जो कि बाधाड़गढ़ का युद्ध हुआ था, यहाँ बहुत प्रसिद्ध युद्ध माना गया था। अब इसमें भी कुछ मतलब ये हुआ था, ये है, लेकिन कब हुआ था ये प्रमाणित नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं 1590 से 91 के बीच में, कुछ बोलते हैं 1581 से 91 के बीच में हुआ था। ठीक है, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें क्या था, एक कतूरी शासक भी थे जिनका नाम था सुखालदेव जो थे, यह किसके साथ मिल गए, बलभद्र शाह के साथ मिलकर इन्होंने रुद्रचंद के सेनापति जिनका नाम था पुरुषपंत को युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तो ठीक है, यहाँ पे ये हुआ था, ग्वालदम का युद्ध हुआ था। ग्वालदम बाधागढ़ के युद्ध में बलभद्र शाह का के साथ किस कत्यूरी शासक ने साथ दिया, सुखालदेव जो भी, इनके बारे में इतना ही था बलभद्र शाह के बारे में। दूसरा था हमारे पास, अब मानशाह के बारे में हम पढ़ते हैं, जिनका बोला जाता है कि 1591 से 1611 के बीच में एक उनका शासन रहा। अब यहाँ पे भी मनोदाय काव्य की रचना इसी भवन में हुई। मनोदाय काव्य की रचना जो कि कवि भरत द्वारा यहाँ पे करी गई थी। जहांगीर द्वारा सम्मानित किया गया कौन, मानशाह को। मानोदय काव्य संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। कवि भरत जो थे उनको जहांगीर के द्वारा सम्मानित किया गया। कवि भरत को उपाधि दी जाती है ज्योतिष राय की उपाधि दी जाती है। यहाँ भी मुगल शासक उसके समय कौन थे, अकबर ही थे। चंद्रवंश में कौन शासक कर रहे थे, रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद। रुद्रचंद का बेटा लक्ष्मीचंद था, यही कर रहे थे। लक्ष्मी याद मतलब ये रुद्रचंद लक्ष्मीचंद दोनों नहीं, ये या तो वाला है, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। लक्ष्मीचंद ने जब गढ़वाल पर आक्रमण किया, यानी लक्ष्मीचंद का जब आक्रमण होता है गढ़वाल पर, तो पवार वंशी कौन था उस टाइम पे, मानसाह था। याद रखना है, क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो 7 बार पराजित हुआ लक्ष्मीचंद से, यानी लक्ष्मीचंद जो था वह 7 बार पराजित हुआ। यानी कि आप देख सकते हैं कि मानसाह जो था एक कितना प्रतापी राजा, कितना प्रतापी एक वीरपुत्र जो था, जिसने 7 बार लक्ष्मीचंद को हराया। और 8वीं बार में जो लक्ष्मीचंद होता है वह उसको सफलता मिलती है। तो तिब्बत से भी अटैक हो रहा था मानसा पर, और एक दावा प्रांत जगह थी, उस वहाँ से भी क्या हुआ, यह का शासक था काकवा मोर कौन था, तिब्बत का शासक था। तो दावा प्रांत जगह से भी तिब्बत से किस पे, मानसा यानी कि गढ़वाल पे भी अटैक हो रहा था। क्वेश्चन ये उठ के आता है कि मानसा द्वारा दावा प्रांत को पराजित करने के बाद जो संधि की गई थी वो किस शासक के साथ की गई थी, काकवा मोर के साथ। याद रखना बस, यानी कि जो
मानसा था उसने दावा प्रांत पर क्या कर ली थी, पराजित, यानी कि उसको विजित किया था उसने। अब मानपुर के संस्थापक की अलकनंदा के तट पर, ठीक है, मानपुर करके एक जगह है, मानपुर जो थी वहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे अलकनंदा के तट पर इसकी क्या हुई, संस्थापना हुई। इसका सेनापति कौन था, नंदी, मानसा का। इसने चंदों की राजधानी चंपावत पे भी कब्जा कर लिया था। किसने, मानसा, यानी कि जो उसका सेनापति था नंदी, उसने। दावा प्रांत को विजित करने के बाद मानसा वहाँ से स्वर्ण कलश लाता है और गौरी मठ में दान के रूप में दे देता है। ठीक है, गौरी मठ में क्या कर देता है, दान के रूप में दे देता है। प्रसिद्ध यूरोप के यात्री, जो यूरोप से यात्री आते हैं, विलियम फिंच का भी मानसा के दरबार में आया था, यानी कि विलियम फिंच भी मानसा के दरबार में आते हैं। मानसा द्वारा भोट का फौजदार, भोट क्या है, भोटिया लोगों का जो था, भोट का जो फौजदार किसे नियुक्त किया जाता है, जीतू बगड़वाल। याद रखना, जीतू बगड़वाल, जो कि पवाड़ों में, जब पवाड़ों के गीत वहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे उनका वीर गाथाओं में नाम लिया जाता है। अब उसके बाद इनके बारे में हमारे पास इतने ही सोर्स थे। अब आगे हम श्याम शाह के बारे में पढ़ते हैं। तो श्याम शाह जो थे मानशाह के पुत्र थे। जहांगीर नामा और गणराज वंश में भी इनका उल्लेख मिलता है। यह जेसुएट पादरी, यानी कि कहते हैं जेसुएट पादरी, ये पादरीज थे जो कि उस टाइम क्या होता है, इन लोगों की यात्रा जब ये कर रहे थे तो इनसे भी श्याम शाह का वर्णन मिलता है। ठीक है, श्याम शाह के शासन के दौरान चंद वंशी में कौन शासन कर रहा था, लक्ष्मी चंद, दिलीप चंद, त्रिमल चंद या फिर विजय चंद, ये नाम दिए हैं, इनमें से ही कोई एक कर रहा था। श्याम शाह जहांगीर से मिलता है और आगरा, सॉरी, जो श्याम शाह होता है वह आगरा में किससे मिलता है, जहांगीर से, और प्रसन्न होकर जहांगीर उसे हाथी और घोड़े देते हैं। यानी कि उनकी वीर गाथाएं सुनकर और उनसे प्रसन्न होकर वो क्या करते हैं, उनको श्याम शाह को हाथी और घोड़े देते हैं। त्रिमल चंद ने किस पवार शासक के समय गढ़वाल में शरण ली थी, श्याम शाह के समय त्रिमल चंद ने ली थी वहाँ पे पवार शासक। ठीक है, किसके समय में जेसुएट पादरी ने गढ़वाल की यात्रा की, मानसा के टाइम। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं। पहला जेसुएट पादरी कौन था। अब मान लो वहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछ दिया, पेपर में पूछ दिया कि जो जेसुएट पादरी थे वो कौन थे, तो सब बेहोश हो जाएंगे। तो पहला जेसुएट पादरी जो था गढ़वाल का, वो कौन था, यानी कि जो श्रीनगर में जो यात्रा पे आया था मानसा के शासक के वक्त, उसका नाम था एंटोनियो डी एंड्रोड। ठीक है, एंटोनियो डी एंड्रोड, यानी कि 1626 के आसपास वह आया था। किस पवार शासक के समय में सती प्रथा का उल्लेख था, श्याम शाह के उसमें सती प्रथा का उल्लेख भी था। ठीक है, बाग का निर्माण, इसने एक बाग का निर्माण भी किया था। बाग मतलब बगीचा। अब सती प्रथा अगर मैं बोलूँ, तुम्हें पता है क्यों सती प्रथा, 60, ये क्या बोला गया, भोगविलासी, यानी कि भोगविलासी मतलब वैश्याओं के साथ इसके बहुत संबंध थे, यानी कि 60 सती प्रथा उस टाइम पे ऐसा बुलाता है कि देखी गई थी। ठीक है, तो इसकी कोई संतान नहीं थी। अब अगर मैं बात करूँ आगे, तो बाग का निर्माण किया, जो कि समासा बाग, जो कि श्रीनगर में है आज भी। ताम्रपात्र मिलते हैं इसके, जो कि शिशसारी और दान पात्र में जिसमें इसका नाम गड़ा हुआ है, और एक भूमि दान भी इसने किया। एक वास्तु शिरोमणि जो कि शंकर गुरु द्वारा लिखी गई, उसमें भी लोग हैं। एक केशोराय मठ जो कि पुराना श्रीनगर में है, जो कि महपति शाह ने निर्माण किया 1625 में, और जो कि श्याम शाह का चाचा था, महपति शाह। अब पढ़ेंगे हम महपति शाह के बारे में, यानी कि हमारे पास श्याम शाह के बारे में इतना ही था। अब महपति शाह राजा बनते हैं, क्यों, क्योंकि श्याम शाह का कोई पुत्र नहीं था, तो वो अपने मामा यानी चाचा को क्या बनाता है, राजा बनाता है, जिसको गर्भभंजक भी बोला गया है कई बार, गर्भभंजक महापति शाह को। इसको एक अक्खड़ राजा कहा गया है, मुगलों के द्वारा कहा गया है अक्खड़ राजा, इसलिए क्योंकि ये कहीं भी नहीं आता था और बड़ी उसमें रहता था। इसको पराजित करना बहुत मुश्किल था। दावा, यानी कि दावा एक जगह थी तिब्बत में। दावा को जीतने के बाद बर्थवाल बंधु 2 भाई थे, जिनको ये क्या करता है, वहाँ का शासन करने को दे देता है। लेकिन और इसका सेनापति कौन होता है, रिखोला लोधी इसका सेनापति होता है महापति शाह का। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो बर्थवाल बंधु 2 भाई जो होते हैं, उनको जब ये शासक करने को देता है तिब्बत में, तो दोबारा से जो तिब्बत के जो लोग थे वह दोबारा इसको आके अपनी जगह हथिया लेते हैं और तिब्बत पे फिर राज कर लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं, एक संधि कराते हैं। ठीक है, संधि कराते हैं, और संधि कराने के बाद क्या करते हैं, बीच में से एक वहाँ पे एक बॉर्डर लाइन भी
बनाए थे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके बाद, एक माधव शाह भी इनके क्या थे, सेनापति थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा, माधव सिंह भंडारी जो कि सबसे वीर सेनापति बोले गए हैं पूरे पवार वंश में। ठीक है, इन्होंने एक क्या करा था, ये जो महापति शाह थे, इन्होंने एक रोटी सूची प्रथा भी निकाली थी तिब्बत अभियान के तहत, क्योंकि इन्होंने ये तब निकाली थी जब ये क्या थे, तिब्बत वाली जगहों में, अब वहाँ बहुत बर्फ़बारी और ठंडा एरिया था, तो वहाँ पे क्या था कि हर किसी के लिए अलग अलग इंसान खाना नहीं बना सकता था। जैसे वहाँ पे ब्राह्मण भी थे, सब थे, तो उनके लिए कोई भी अलग अलग खाना नहीं बना सकता था। तो इन्होंने क्या करा, कोई भी, इन्होंने यहाँ पे एक प्रथा निकाली, रोटी सूची प्रथा। तो वहाँ पे क्या था, जो भी खाना बनाएगा वह क्षत्रिय हो चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण उनके हाथ का खाना खा सकते हैं, कोई भी किसी के हाथ का खाना खा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन इनसे एक बहुत बड़ी गलती होती है कि एक बार क्या हुआ, ये जंगल से जा रहे होते तो यहाँ पे एक नागा साधुओं से इनकी क्या होता है, ये देखते हैं दूर से, तो इन्हें लगता है कि कोई हम पे आक्रमण करने आ रहा है, और जिसकी वजह से क्या होता है, नागा साधुओं की ये हत्या महापति शाह करवा देते हैं। जिसके बाद अब ये बहुत काफ़ी ब्राह्मणों के पास और कई मंदिरों में आते हैं और अपनी मतलब जो ये श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछते हैं, तो ये 2-3 उपाय इनको देते हैं, जिसमें से एक उपाय चूज़ करते हैं कि वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो जब ये क्या करते हैं, चंदवंशी चंदों पे क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, और उस टाइम पे चंदवंशी का जो शासक चल रहा होता है वो त्रिमल चंद चल रहा होता है। तो अटैक करने के बाद क्या होता है, ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा आता है किस पवार शासक ने नागा साधुओं की हत्या के उपरांत चंदों पर अटैक किया, तो वो कौन थे, महापति शाह। एक मलिथा की कुल का निर्माण इन्होंने किया था, जो कि माधव सिंह भंडारी जो सेनापति थे उनके द्वारा यह किया गया। एक सिरमौर का अभियान इन्होंने किया हिमाचल में, जिसमें क्या हुआ, सिखौला लोधी जो थे सेनापति, उन्होंने किया, और वहाँ उनको हिमाचल की जो सिरमौर का अभियान था उसमें इन्होंने क्या किया, इसको विजित भी किया, यानी इसको विजय प्राप्त करी इसको जीतने में। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी शाह के बारे में। ठीक है, पृथ्वी शाह के बारे में अब हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे। अभी तो महापति शाह के बारे में पढ़ा, हमारे पास इतना ही इनके सोर्सेज थे। पृथ्वी शाह के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये 1640 से 1664 के आसपास इनको बुलाता है कि इन्होंने यहाँ पे शासन किया पवार वंश में, गढ़वाल के श्रीनगर में, जो कि इनकी राजधानी थी। अब यह बुलाता है कि जब ये बालक की उम्र के थे तो इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था। मतलब राजा तो नहीं बने, बट हाँ कि राजा के पद पे बैठने को तैयार थे। तो बालक के पद पे, बालक के रूप, जब ये बालक थे तो उसी वक्त इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। तो इनकी माँ थी जो कर्णावती, यानी महारानी कर्णावती, उन्होंने इनकी संरक्षण करी और आगे का शासन इनके साथ उनको संभालने का तरीका बताया। तो महासिर उल उमला और जहांगीरनामा वगैरह जितने भी वो हैं, इनमें काव्य जितने भी हैं उनमें इनका उल्लेख मिलता है। शाहजहां उस वक्त दिल्ली पर शासन कर रहा था। अब यहाँ शाहजहां आ गए, पहले अकबर चल रहे थे और चेंज होते जा रहे थे। तो उसके बाद कर्णावती जो थी कि वो गढ़वाल में उनको बेसिकली नागकटी रानी का भी उपाधि मिलती है, क्योंकि क्या हुआ था, जब शाहजहां जो था, जो पृथ्वीपति शाह, यानी कि जो पृथ्वीपति शाह था, उस पर पृथ्वीपति शाह कौन था, पहले तो महापति शाह का पुत्र था। तो इसने जब महापति शाह, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा क्या था, अक्कड़ इंसान था, तो शाहजहां ने सोचा कि अब इन पे अभी वो बच्चा है, और जो पृथ्वीपति शाह वहाँ बैठा है, बच्चा है राजा के, उस पर शासन कर रहा है, तो इन पे अभी आक्रमण करना सही रहेगा, और इनको हम क्या कर लेते हैं, इनको हम मतलब इन पे हम कब्जा कर लेंगे उसके बाद। तो लेकिन क्या होता है, यहाँ पे जब वो आते हैं, उन जगहों पर वो आते हैं, गढ़वाल वाली जगहों पे, उसके जो सैनिक होते हैं जहांगीर के, सॉरी शाहजहाँ के, तो वो क्या करता है, वो क्या करती है कर्णावती, उनको सबको मार देती है, और कुछ तो वहाँ से भाग जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं उनके नाकों को काट देती है। तो इसी वजह से वहाँ पे उनको महारानी कर्णावती को नागकटी की उपाधि दी जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि महारानी कर्णावती के साथ मुगलों के संघर्ष में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया, तो वो नवाजत खां थे, ये याद रखना है बस। 1655 से 1656 में फिर क्या होता है, शाहजहां पवारों पर हमला करते हैं, और उसका एक सेनापति था जिसका नाम था खलीगुल्लाह खां। किसका, शाहजहां का सेनापति खलीगुल्लाह खां, जो कि दून के एरिया पर कब्जा कर लेता है और कुछ गढ़ों को भी जीत लेता है।
गढ़वाल के। अब ये सुलेमान सिखो गढ़वाल आता है और पृथ्वी शाह के वहाँ शरण लेता है। ये क्वेश्चन बन सकता है परफेक्ट, जो कि आयोग पूछ सकता है शायद इस बार। तो ये बोला गया है कि जो सुलेमान सिखो कौन है? यह है दारा सिखो का पुत्र। अब दारा सिखो औरंगजेब का भाई है, ठीक है। तो सुलेमान सिखो जो है, वह है जब क्या होता है, गढ़वाल आता है, तो वह पृथ्वी शाह के वहाँ शरण लेता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम आगे। तो पृथ्वी शाह के पुत्र थे मेदिनी शाह, लेकिन ऐसा माना गया है कि मेदिनी शाह जो थे वो अपने शायद वो पवार वंश की राजगद्दी पर नहीं बैठे। तो मेदिनी शाह जो होते हैं, जो मेदिनी शाह और जो राम सिंह, एक राम सिंह थे जो कि वहाँ शाहजहाँ के वहाँ पे काम करते थे। तो मेदिनी शाह और राम सिंह की जब मुलाकात होती है तो उसमें क्या होता है, पृथ्वी शाह का जो पुत्र है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करके जो सुलेमान शिको होता है, सुलेमान शिको को औरंगज़ेब के हवाले करने का सोचते हैं। तो सुलेमान सिको को ये औरंगज़ेब के हवाले कर देते हैं मेदिनी शाह और राम सिंह आपस में मिलकर। तो सुलेमान सिको को क्वेश्चन बन सकता है, सुलेमान सिको को किसके द्वारा औरंगज़ेब को दिया गया? मेदिनी शाह के द्वारा। तो पृथ्वी शाह ने कुछ वक्त के लिए अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट करी थी? एक ही क्वेश्चन बन सकता है, वो राजगढ़ी गढ़वाल में। अब लेकिन क्या होता है, जब सुलेमान सिको के बारे में उसको पता लगता है, पृथ्वीपति शाह को जब पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और वो उसको वहाँ से निकाल देते हैं। तो ऐसा माना आता है कि वो उसके बाद वो दिल्ली चले जाते हैं और 1614 के आसपास शायद इसी के दौरान उनकी डेथ भी हो जाती है। सॉरी, हाँ, 1650 के आसपास शायद ऐसी कुछ है, या फिर तब उनकी डेथ हो जाती है। सांवरी ग्रंथ में भी इनका नाम मिलता है, कर्णावती का। सांवरी ग्रंथ है जो कि जो उससे रिलेटेड है, ये बेसिकली ग्रंथ, मतलब ग्रंथ ही एक तरह की, सांवरी ग्रंथ। और पृथ्वी शाह के समय दिल्ली में 2 चित्रकार भी आए थे जिनका वर्णन इसमें है, उन्होंने शरण दी थी उस टाइम पे पृथ्वी शाह ने, जिनका नाम था श्यामदास और हरदास, ठीक है। तंत्र मंत्र, हाँ याद आ गया, सांवरी ग्रंथ जो है वो तंत्र मंत्र योग विद्या है, उसमें भी इनका नाम लिया था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अगर बनता है मेदिनी शाह के का देश निकाला किसने किया, तो पृथ्वी शाह ने किया, पृथ्वीपति शाह ने किया। और फिर अपने पौत्र को यह शासक बना देता है, यानी कि क्या करता है, किसको बनाता है, अपने पौत्र को शासक बना देता है। पौत्र मतलब अपने नाती, पहाड़ी में नाती बोलते हैं, ठीक है, उसको बनाता है। औरंगज़ेब से दून का क्षेत्र किसने मांगा? मेदिनी शाह ने मांगा। अब क्या होता है, एक बार ऐसा होता है कि औरंगज़ेब के वहाँ जब ये दिल्ली जाता है तो दिल्ली में औरंगज़ेब के साथ ये हो जाता है और औरंगज़ेब को बोलता है कि तुम उन पे आक्रमण करो। और आक्रमण में ये किसी से शायद किन्हीं के साथ इतना जानने की ज़रूरत नहीं, बट आक्रमण करता है जिसमें वो मेदिनी शाह जीत जाता है। और फिर वो क्या मांगता है, दून वाला एरिया जो उन्होंने लिया होता है ये औरंगज़ेब ने, उसको अपने हवाले मांगता है कि मुझे दे दो। चंदों के, अब एक क्वेश्चन बनता है, चंदों के खिलाफ डोटी के साथ संधि करके किसने उन पर अटैक किया था? मेदिनी शाह ने। यानी कि चंदों के खिलाफ जो डोटी वाला जो शासन होता है, चंदों वाला मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा बाद में, चंद शासक वाला बताऊंगा, जिसमें चंदों ने कहाँ कहाँ शासन किया था। तो चंदों के खिलाफ जो थे डोटी के साथ इन्होंने संधि करी, किसने? मेदिनी शाह ने संधि करी और फिर अटैक कर दिया चंदों पर। तो वो कौन था? है मेदिनी शाह। तो ठीक है, इतना आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच।